अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज एक नया टॉपिक आपके लिए लेकर आई हूँ, दैट इज ग्लोबल वार्मिंग। व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग है क्या, इसके काजेज क्या हैं और इसके इफेक्ट्स वर्ल्ड के ऊपर क्या हैं, और ग्लोबल वार्मिंग की होने की वजह से होने वाले चैलेंजेस हमें कौन कौन से हैं, आइए इनको डिस्कस करते हैं। टॉपिक को डिस्कस करने से पहले और मज़ीद आगे जाने से पहले तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। What is global warming? Global warming is the gradual and continuous increase in the average surface temperature of the earth. अर्थ की सरफेस की एवरेज टेम्परेचर जो है कंटिन्यूसली और ग्रेजुअली जो वार्म अप हो रहा है, जो बढ़ रहा है, दैट इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। वो कौन से फैक्टर्स हैं? व्हाट आर द फैक्टर्स, व्हाट आर द ट्रिगर्स ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग? कि ग्लोबल वार्मिंग के फैक्टर्स क्या हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ क्यों रही है, क्या इसकी रीजंस हैं? वी विल डिस्कस इट वन बाय वन। Global warming is caused by the increase in the concentration of greenhouse gases in the Earth's atmosphere. अर्थ के एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस की कंसंट्रेशन के बढ़ जाने की वजह से इफेक्ट क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग को होता है। और ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो गैसेस इन्वॉल्व हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट में, दैट आर मीथेन, इट्स फार्मूला इज CH4। और मीथेन कहाँ से आती है? बाय एनिमल डाइजेशन and by decay of the vegetation matter and increase the farming of rice field। ये तीन फैक्टर्स हैं जो कि मीथेन गैस को बढ़ाते हैं। ये नेचुरल हैं, इनको रोका नहीं जा सकता, लेकिन इनको कम किया जा सकता है। तो अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये जो स्लाइड आपको दिखाई दे रही है, इसमें अगर आप देखें तो सन रेज आर कमिंग फ्रॉम द सन एंड हिटिंग द अर्थ सरफेस। सन रेज जो है वो जब सूरज निकलता है तो सूरज की रेज भी साथ साथ अर्थ तक पहुंच रही होती हैं, और सारा दिन ये रेज जो शॉर्ट वेव लेंथ की रेज होती हैं, दैट आर इमिटेड बाय द सन एंड आर एब्जॉर्ब्ड बाय द अर्थ। जब रात को सूरज नहीं होता, सूरज गरूब हो जाता है, तो अर्थ की जो लॉन्ग वेव रेडिएशंस हैं, जो इसने दिन को शॉर्ट वेव की फॉर्म में एब्जॉर्ब की थी, रात को लॉन्ग वेव रेडिएशंस जो है वो इमिट करता है। और जब ये लॉन्ग वेव रेडिएशंस अर्थ जो है वो इमिट करती है, तो ये बजाय इसके के स्पेस में वापस चली जाएं, हवा में मौजूद यानी कि एटमॉस्फेयर में मौजूद डिफरेंट गैसेस लाइक मीथेन गैस, दैट इज अ ग्रीन हाउस गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज आल्सो अ ग्रीन हाउस गैस, एंड द वाटर वेपर्स, दीज आर आल्सो द ग्रीन हाउस गैसेस। ये गैसेस अर्थ की लॉन्ग वेव रेडिएशंस को जो कि अर्थ ने रिफ्लेक्ट बैक की थी या इमिट की थी, इनको एब्जॉर्ब कर लेती हैं। जब ये गैसेस इन लॉन्ग वेव रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, तो इसको अर्थ को जो है वो वार्म अप कर देती है, वार्म कर देती है, यानी कि गर्म कर देती है। अब सर्दियों के मौसम में ये जो लॉन्ग वेव रेडिएशंस हैं, दैट आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अगर ये गैसेस ना हो, ग्रीन हाउस गैसेस ना हो, तो क्या होगा कि सर्दियों में दिन भी बहुत ठंडे हो जाएंगे, रातें भी बहुत ठंडी हो जाएंगी। दिन तो फिर भी कुछ गर्म होंगे, लेकिन रातें बहुत ठंडी हो चुकी होंगी, क्योंकि इन रेज को ट्रैप करने वाली गैसेस मौजूद नहीं होंगी। तो नेचुरली जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द एनिमल्स बाय रेस्पिरेशन प्रोसेस। तो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है, उसमें एनिमल्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो रिलीज होती है ये एनवायरनमेंट में वापस चली जाती है, और इस कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स जो है वो यूज करते हैं, और उसके बाद अगेन जो है वो ऑक्सीजन जो है वो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में हवा में छोड़ दी जाती है। जब प्लांट्स की कटिंग हो या डिफॉरेस्टेशन हो, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड दैट विच वाज द पार्ट ऑफ द प्लांट, ये इमिट होकर वापस एटमॉस्फेयर में चली जाती है, और जितनी भी रेडिएशंस जो लॉन्ग वेवलेंथ की अर्थ जो है वो इमिट कर रहा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड उनको एब्जॉर्ब कर लेती है। और कार्बन डाइऑक्साइड जब इन लॉन्ग वेव्स को जाने नहीं देती, तो नेक्स्ट डे जब सूरज की रोशनी फिर पड़ती है, तो अर्थ जो वो पिछली गर्मी को ही खत्म नहीं कर पाया होता, उसके आसपास एटमॉस्फेयर में इतनी गर्मी होती है कि नेक्स्ट जो रेज आती हैं उससे मजीद जो है वो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है, और उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट तेजी से जो है वो शो होता है। अब ग्रीन हाउस गैसेस में सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं है, बल्कि आपको डिस्कस किया कि फर्स्ट वन इज द मीथेन गैस, सेकंड इज द कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एंड थर्ड इज द वाटर वेपर्स। इस स्लाइड में हम डिस्कस करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के सोर्सेज क्या हैं। सेकंड वन जो ग्रीन हाउस गैस है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के सोर्सेज क्या हैं, अब हम इसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। यू नो वेरी वेल कि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल इन द फॉर्म ऑफ कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस हम इनको यूज कर रहे हैं इंडस्ट्रीज में, इन द व्हीकल्स में, और बहुत सी जगहों पे एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज करें। तो ड्यूरिंग द
कंबस्शन प्रोसेस, कार्बन डाइऑक्साइड जब कंप्लीट कंबस्शन होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज इनटू द एनवायरनमेंट, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है दैट creates the greenhouse effect and that is ultimately responsible for global warming. Next is deforestation. As you know that extensive deforestation also contributes to the global warming. Forests absorb carbon dioxide from the atmosphere as the part of natural carbon cycle. When forests are cut down, जब फॉरेस्ट को कट डाउन कर लिया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रीवियसली स्टोर्ड इन द ट्रीज इज रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर। क्योंकि अब आपको खुद भी पता है कि जैसे पहले फॉरेस्ट होते थे या प्लांटेशन बहुत ज़्यादा होती थी, अब वो नहीं है, और जो प्लांट्स थे उनको आहिस्ता आहिस्ता कट डाउन किया जा रहा है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड दैट वाज द पार्ट ऑफ द प्लांट वो क्या हो रही है एनवायरनमेंट में छोड़ी जा रही है, एटमॉस्फेयर में छोड़ी जा रही है। तो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का जो रेशो होना चाहिए था या जो तनासब होना चाहिए था दैट इज़ नॉट नाउ। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन के बढ़ने की वजह से या डिफॉरेस्टेशन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट करने का सबब बन रही है। इस स्लाइड में देखें तो व्हाट आर द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। तो बहुत से जो है वो ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स हैं। यू कैन सी इन द फर्स्ट दैट ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग, और हम जो है 1.2 ट्रिलियन टन्स ऑफ ग्लेशियर्स जो है वो लूज़ कर रहे हैं एवरी ईयर, और ये जो है ना वो तेज़ी से ये प्रोसेस जारी है। हर ईयर हम जो है वो बहुत सारा ग्लेशियर्स जो है वो हमारा उसका जो आइस कैप्स हैं बहुत सारे कंट्रीज़ में आइस कैप्स हो गई, ग्लेशियर्स हो गए, वो मेल्ट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लेशियर्स के मेल्ट होने की वजह से इन द नेक्स्ट आप देख लें कि कुछ पर्सन्स को दिखाया गया दैट आर गोइंग थ्रू द वाटर बिकॉज ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग एंड it causes the floods in many areas of the Pakistan as well as in the different countries in the world. Glaciers are melting and ultimately the sea level and the water level rises, and so many areas of the world are flooding because of the melting of these ice caps and these glaciers. दूसरी तरफ अगर हम देखें तो global warming also affects the many areas. कई जगहों पे तो बहुत बारिश हो जाती है, फ्लड्स आ जाते हैं, लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी भी रह जाती हैं जिनमें बारिशें नहीं हो पाती और वहाँ पे ड्राउट्स हो जाते हैं। फिर आपको यहाँ पे क्लाउड बर्स्ट दिखाया गया है। अब कुछ मंथ से आप देख रहे हैं कि क्लाउड बर्स्ट इज़ आल्सो बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत से एरियाज में पाकिस्तान के क्लाउड बर्स्ट भी हो रहा है, दुनिया में भी क्लाउड बर्स्ट हो रहा है, इंडिया में हुआ है और बहुत सी जगहों में बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। अब हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। अगेन इसको हम देखते हैं, यहाँ पे देखें तो हीट वेव आपको शो की जा रही है कि ड्यूरिंग द समर सीजन हीट वेव बहुत ज़्यादा होती है। दीज गैसेज द ग्रीन हाउस गैसेज ट्रैप द लॉन्ग वेव रेडिएशंस एंड अफेक्ट द ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से गर्मियों में हीट वेव जो है वो बहुत ज़्यादा आती है, यानी कि गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा हो जाती है और जीना दो बार हो जाता है बहुत से लोगों के लिए। और फिर दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, कुछ क्रॉप्स के ऊपर तो बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है कि वो अच्छी ग्रो कर जाती हैं बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। लाइक आप देखें तो जो है व्हीट क्रॉप है या राइस क्रॉप है, ये जो है वो एग्जिस्ट करती हैं और ग्लोबल वार्मिंग में ये बहुत अच्छी ग्रो करती हैं। बट ऑन द अदर साइड मेज़ जो है, मेज़ जो प्लांट्स हैं, मेज़ की जो क्रॉप्स है, इसके अलावा डिफरेंट शुगर कैन की जो क्रॉप्स हो गई, ये जो है वो ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्रो नहीं कर पाती। तो हमारी डाइट में इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। सो ग्लोबल वार्मिंग इज़ अफेक्टिंग द डिफरेंट एरियाज ऑफ लाइफ। फिर थर्ड में आपको वार्निंग साइन शो किया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि फ्लडिंग हो जाती है बहुत से एरियाज़ में सी लेवल राइज करने की वजह से, जो है वो बहुत सारी बिल्डिंग्स और इकोनॉमिकली जो है ना वो कंट्रीज़ जो है वो इसे तबाह हो रहे हैं। What are the social and economic impacts? ग्लोबल वार्मिंग क्या इकोनॉमिक लॉसेस प्रोड्यूस कर रही है या क्या जो है ना पब्लिक हेल्थ के ऊपर इफेक्ट कर रही है। तो वी विल डिस्कस इट इन दिस स्लाइड के इफेक्ट्स ऑन एग्रीकल्चर। मैंने आपसे डिस्कस किया कि डिफरेंट क्रॉप्स के ऊपर इसका डिफरेंट इफेक्ट है। फिर टूरिज्म को ये इफेक्ट कर रहा है। जब फ्लडिंग हो जाती है तो टूरिज्म के लिए बहुत से जो स्पॉट्स बनाए गए होते हैं दैट आर अफेक्टेड बाय ग्लोबल वार्मिंग, दैट आर अफेक्टेड बाय फ्लड्स एंड क्लाउड बर्स्ट एंड अदर सेक्टर्स ऑफ द वर्ल्ड। फिर आ जाता है पब्लिक हेल्थ। ड्यूरिंग द समर यू नो के हीट वेव्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। हीट वेव की वजह से थ्रेट टू द ह्यूमन हेल्थ हो जाता है। फिर इसके अलावा जब फ्लड्स आते हैं तो
कुछ एरियाज़ में पानी के खड़ा रहने की वजह से मॉस्किटोज़ जनरेट होते हैं और मॉस्किटोज़ की जनरेट होने से डिफरेंट हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, लाइक डेंगू फीवर हो गया या फिर मलेरिया, इस तरह की बीमारियां भी वजूद में आती हैं। फिर हीट वेव की वजह से के विंटर जो सीज़न होता है वो भी बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो गया है बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। तो जो विंटर सीज़न की जो कोल्डनेस होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाती और उसकी वजह से भी ड्राई कफ और इस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं। अब आ जाते हैं कि एफर्ट्स टू ओवरकम द ग्लोबल वार्मिंग के व्हाट आर द एफर्ट्स कैन बी मेड बाय अस कि हम ग्लोबल वार्मिंग को जो है वो इसके इफेक्ट से बच सकें। तो द पेरिस एग्रीमेंट एंड द मिशन रिडक्शन गोल्स को, जो पेरिस का एग्रीमेंट है कि ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए जो एग्रीमेंट है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं, उनको साइन किया जाए और उनको फॉलो किया जाए। डिफरेंट कंट्रीज़ इसको फॉलो करें क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के जो सोर्सेज हैं वो एक कंट्री में हो रहे हैं तो ओवरऑल जो है वो वर्ल्ड इससे मुतासर हो रही है। तो पेरिस के एग्रीमेंट एंड मिशन ऑफ रिडक्शन के जो गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स को ना सिर्फ साइन करना है बल्कि इन एग्रीमेंट्स को फॉलो भी करना है। गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इनिशिएटिव्स ये लिए जा सकते हैं। द रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड कॉरपोरेशंस को जो है वो इनिशिएटिव्स लेने चाहिए कि जो ह्यूमन बीइंग है, नॉर्मल जो लोग हैं, उनको अवेयरनेस दी जाए इसके हवाले से ताकि उन्हें पता चल सके कि ग्लोबल वार्मिंग के क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, ताकि वो चीज़ें एनवायरनमेंट में ना की जाए, जैसे डिफॉरेस्टेशन ना की जाए, फॉसिल फ्यूल्स वो उस तरह से जलाया ना जाए। जो चीज़ें नॉर्मली कवर हो सकती हैं, नॉर्मली की जा सकती हैं, उनको किया जाए ताकि ग्लोबल वार्मिंग से बचा जा सके। इंडिविजुअल एक्शंस ये हैं कि सेविंग द एनर्जी, हम खुद क्या एज अ ह्यूमन बीइंग हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए। तो हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम एनर्जी को सेव करें, फॉसिल फ्यूल को ना जलाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करें, बाइसिकल का यूज़ किया जाए, फिर जो है ना वो सादा लाइफ गुजारें ताकि एनर्जी को सेव किया जा सके। सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन की जाए, रिसाइकलिंग की जाए, डिफरेंट जो गार्बेज जो प्रोड्यूस किया जाता है उसको कंबशन जब की जाती है तो ह्यूज जो लेवल पे जब कंबशन की जाती है तो ह्यूज लेवल पे कार्बन डाइऑक्साइड जो एनवायरनमेंट में रिलीज़ की जाती है। तो हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि हम जो चीज़ें रिसाइकल हो सकती हैं, लाइक प्लास्टिक बॉटल्स जो है वो रिसाइकल हो सकती हैं, उन्हें रिसाइकल किया जाए और ताकि जो है ना वो कंबशन के प्रोसेस से या कार्बन डाइऑक्साइड के जो सोर्सेज हैं उनको रिड्यूस किया जाए ताकि कम से कम ग्लोबल वार्मिंग हो सके। देन नेक्स्ट इज एजुकेटिंग एंड क्रिएटिंग द अवेयरनेस टू द पीपल की द इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द ग्लोबल वार्मिंग। लोगों को बताया जाए कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, कैसे हम इसको इसके इफेक्ट से बच सकते हैं या हमें क्या करना चाहिए। इंडिविजुअली जो है वो लोगों को ट्रेन किया जाए। तो आज के लिए इतना ही। तो अब हमें बेटर एनवायरनमेंट जो है वो बेटर वर्ल्ड क्रिएट करना है, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि आने वाली जनरेशन के लिए। तो आज का टॉपिक हमारा इतना ही था। थैंक्स फॉर वाचिंग। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट हम टॉपिक फिर से लेके आएंगे, नया टॉपिक। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।